जी सर जी। आयुष जी पैनल के लिस्ट में नहीं बाहर से जुड़े हैं केलकर सर, आप उनको जोड़ लीजिए। आयुष जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो केलकर सर को जोड़ लीजिए। सर रिक्वेस्ट सेंड कर दिया मैंने। नहीं सर, उनको ईमेल वो नहीं खोल पाएंगे, सब जुड़े हुए हैं। देखिए इसमें अपने पार्टिसिपेंट वाली जो लिस्ट है सर मैंने कर दिया सर को, सर कर दिया सर मैंने। अच्छा अच्छा जी जी आ गए हैं सर। आ गया जी जी। अखिलेश सर सादर प्रणाम सर। श्रीमान केलकर सर हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। केलकर सर अपना आप ऑडियो और वीडियो ऑन करिए सर, तो आपका दर्शन हम सबको प्राप्त हो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है और आप सर वो कर दीजिए, अपना वीडियो भी खोल दीजिए सर, तो आप दिखाई दीजिए। हाँ सर आवाज आ रही है और सर वीडियो अपना ऑन कर दीजिए। तो एक लाल होगा सर ना, एक रेड बटन होगी, दोनों बटन पर सर आप जैसे ही छुए। कौन सा बटन बंद करना है? नहीं ठीक है, बटन बंद नहीं करना है उसको, आप सर। हाँ जी सर, अभी दिखाई नहीं हम लोगों को दिए सर। हाँ सर सादर प्रणाम सर, आप दिखाई दिए और आप हम लोगों के बीच आए। आज इस संघ की परंपरा के हमारे वरिष्ठ प्रचारक और भारत और बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश से और संपूर्ण भारतीय सीमाओं का प्रबंधन भारत के सम्मुख एक यक्ष प्रश्न प्राचीन काल से रहा। हमारी सीमाएं, बृहत्तर भारत की सीमाएं जाती थी, बाल्टिक सागर तक। आज हम सिमट गए हैं, तो हमारी सरकारों की विफलताएं रही है कि हमने सीमाओं का प्रबंधन उचित रीति से नहीं किया, और इसका परिणाम हुआ है कि भारत और बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा है। भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा, अगर कोई सीमा सबसे बड़ी सीमा है तो वो 1200 वर्ग मील की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है। और किसी राज्य से कोई घुसपैठ होता है तो वह मात्र जनसंख्या का असंतुलन नहीं होता, वह एक सांस्कृतिक आक्रमण भी होता है। अब जब सांस्कृतिक आक्रमण होता है तो वह किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। बांग्लादेश का जब घुसपैठ भारत में बढ़ा, जनसंख्या का असंतुलन हुआ, तो प्रफुल्ल कुमार महंतो और भृगु कुमार फुकन के नेतृत्व में विद्यार्थियों का आंदोलन, और वो आंदोलन राष्ट्र के विपरीत जाने लगता है, चाहे वो लखन झौला का आंदोलन हो, भृगु कुमार फुकन और प्रफुल्ल कुमार महंतो का आंदोलन हो, बोडो आंदोलन हो। तो ये सारे आंदोलन घुसपैठ राष्ट्र की गंभीर चुनौती होती है। और हमारे आज के वक्ता परम आदरणीय श्रीमान सूर्यकांत केलकर जी,
संघ के वरिष्ठ प्रचारक के साथ साथ भारत की सीमाओं के प्रबंधन के अपराजेय योद्धा रहे। आप प्रकल्प संघ के प्रकल्प राष्ट्र रक्षा मंच के, भारत रक्षा मंच के आप राष्ट्रीय संगठक हैं और इस नाते आपने सीमाओं के प्रबंधन का गंभीर प्रश्न हम लोगों के सामने आज आपका पाठ्य प्राप्त होगा। और यह जब घुसपैठ होती है तो इस राष्ट्र किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कितना गंभीर प्रश्न बन जाता है। आगे हम उत्तर प्रदेश में कुछ योगी जी के सुशासन, शासन, संस्कार, उनके प्रशासन की सामयिकी, उनकी प्रशासन की वैचारिक को हम लगातार जन जन तक पहुंचाने का सत प्रयास करते हैं। लेकिन आज भी यत्र तत्र मसालेदार चाय बेचने वाले जो अपने को पश्चिम बंगाल का कथन, पश्चिम बंगाल का कोई सभी कोई एक बार क्या क्या नाम बताएगा और अपना बताएगा कि मैं मुर्शिदाबाद से, मैं पश्चिम बंगाल की इस जनपद से, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी और उदार मना भारतीय चित्त और चिंतन हमारी इतनी उदारता है कि हम उन्हें भी चाय बेचते हुए उनके पेट पर कभी दाग नहीं मारते हैं, लेकिन वो हमारे घुसपैठी हैं, वो हमारे जासूस हैं, वो हमारे एकता के बाधक हैं। तो बांग्लादेश और भारत का जो बांग्लादेश घुसपैठ है वो सांस्कृतिक आक्रमण है, जो जनसंख्या का दबाव है, वह एक गंभीर चुनौती। और हमारी योगी जी की सरकार उस विषय पर लगातार चिंतन कर रही है, हमारा प्रशासन उस विषय में लगातार सचेत है, उन पर पूछताछ होती है, उनकी रेकी होती है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रशासन उत्तर प्रदेश का पूज्य योगी जी की सरकार बांग्लादेश का घुसपैठ भारत में सुदूर सीमाओं से उत्तर प्रदेश में आकर घुसपैठ न करे। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते असम में सीमा का प्रबंधन नहीं कर पाए, त्रिपुरा में सीमा का प्रबंधन नहीं कर पाए, पश्चिम बंगाल में सीमाओं का प्रबंधन नहीं कर पाए और बांग्लादेश की जो सुंदर वन का डेल्टा है उसके माध्यम से लगातार घुसपैठ का प्रयास होता रहता है और हमारी सरकार सचेत नहीं। 2019 का भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि 2019 में 14,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रत्यावर्तित किया गया, वापस भेजा गया। ये हाल है एक राष्ट्रवादी और सुदृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार जब देश में अपना अंगदी पांव जमाती है तो बांग्लादेश घुसपैठियों को हम बाहर निकालते नहीं। अभी हेमंत शर्मा की सरकार है, विश्वा शर्मा की सरकार है, कठोर नियंत्रण है, त्रिपुरा में नियंत्रण है और कितने संघ के कितने प्रचारक असम में, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में अपनी प्राणों की आत्माहुति दी है, यह किसी से कहने की का विषय नहीं है और इतिहास भी उस चीज की संगणना नहीं करता है। तो हमारे आज के जो उपाध्याय देने वाले हमारे माननीय श्रीमान सूर्यकांत केतकर गुरु जी, वह इसी विषय पर अपना स्पष्ट अपनी वैचारिकता को प्रस्तुत करेंगे। सबको मैं बता दूं कि यह सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से हम यह प्रश्न लगातार पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और जितने सोशल मीडिया के साधन हैं उस पर इसी प्रश्न को हम जनता के बीच लेके जाते हैं और जनता के प्रश्न को हम सत्ता के प्रतिष्ठान की ओर करते हैं। यह ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों की का एक हस्तक्षेप है, सकारात्मक राष्ट्रीयता का हस्तक्षेप है जिसका नाम लोकपहल है। और हमारे लोकपहल के जो अगुवा और अध्यक्ष है श्रीमान डॉक्टर DL आर्य, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व सचिव है, जो हमारे सम्मुख दिखाई दे रहे हैं जी, और हम इस के संयोजक लोकपहल के डॉक्टर VK सिंह साहब है जो प्रयाग विश्वविद्यालय में है। इसी तरह मेरठ के अभियांत्रिकी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर आलोक चौहान जी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी हैं जो वैज्ञानिक विज्ञान संस्थान में, और इसी के साथ डॉक्टर अविनाश पाठेकर सर है जो पूर्वांचल
विश्वविद्यालय के प्रबंधक के प्रोफेसर हैं। इसके संरक्षण मंडल में आप स्वयं हमारे संरक्षण मंडल थे, आप हमारे अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर आलिया साहब हम लोगों के बीच उपस्थित है आज हमारा अपना संरक्षण प्रदान करने के लिए। और इसके संरक्षण मंडल में प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर जो पूज्य रज्जू भैया की शिष्य परंपरा के समृद्ध कड़ी है वो हमारे संरक्षक हैं, और प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जो हमारे संरक्षण मंडल के सदस्य हैं। हमारा लोक पहल ऐसे ही अन्य स्वयं सेवकों से मिलकर बनता है, डॉक्टर हर्षमणि, डॉक्टर ऋषिकेश जैसे अन्य डॉक्टर शारदानंद तिवारी भी जो गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, अंकेश जी जो गाजीपुर से जुड़े हुए हैं, जो बिहार से हैं। ऐसे हमारे ही स्वयं सेवकों की एक टोपी है जो लगातार योगी जी के निर्देशन में उनके विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए लगातार कार्य करती है। सब हम लोगों का एक औपचारिक कार्य होता है, परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो मैं पीयूष जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता, हम सबके अग्रज और सीमा के प्रबंधन सबसे अपराजय योद्धा का परिचय प्रस्तुत करें। श्रीमान सूर्यकांत कालेकर जी के परिचय के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पीयूष जी। नमस्कार सर, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है, बोलिए बोलिए पीयूष जी बोलिए। नमस्कार सर, मैं पीयूष पांडे, आप सभी गुरुजनों। हाँ बोलिए बोलिए पीयूष। नमस्कार सर, मैं पीयूष पांडे, आप सभी। हाँ ऑन है सर? हाँ ठीक ठीक बोलिए आप बोलिए। सभी गुरुजनों, अग्रजों और अनुजों को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि विदित है कि आज हम सब महाराष्ट्र के पालघर में हुए उस धार्मिक शहादत और शहादत के बाद एवं उस हत्या के बाद हुई उदासीनता के विरोध में आज हम सब इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। अग्रजनों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। 16 अप्रैल 2020 को जूना अखाड़े के हमारे दो संत महंत सुनील गिरी जी महाराज एवं महंत महाराज कल्प गिरी जी की नृशंस हत्या हुई थी। ये हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, ये हत्या हमारे सनातनी उदारिता के खिलाफ, ये हमारे सनातनी उदारता के खिलाफ थी। ये हमारे सनातनी सहिष्णुता और सनातनी समानता के खिलाफ हुई हत्या थी। और इसी के खिलाफ, इसी के विरोध में हम आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और इसी क्रम में आज हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए श्री सूर्यकांत केलकर जी हमारे बीच में आए हैं और हम सभी बहुत ही अग्रसर हैं उनको सुनने के लिए। आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारत रक्षा मंत्र के, जो कि हमारे सनातनी संस्कृति का ध्वजवाहक एवं पथ परिचालक है। तो इस क्रम में मैं थोड़ी से दो शब्द में रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने गुरुदेव श्री अखिलेश त्रिपाठी सर से कहूंगा कि इसे हम आगे बढ़ाएं। हमारी सनातनी संस्कृति और का जो संबंध शासन से है, उसमें हमारे बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर एवं हम छात्रों के बीच में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध श्री गोलवलकर जी ने अपनी एक किताब द बंच ऑफ थॉट में धर्म को कुछ इस तरीके से परिभाषित की थी कि धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मो धारती प्रजा। जो ये एक यथार्थ है धर्म और शासन का जो एक संबंध है, उसको उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से परिलक्षित किया था अपने इस परिभाषा से। और जब मैं, चूंकि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते जब मैं गांधी जी को पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही लिखा है
कि कैसे उन्होंने बहुत ही सुंदरता से धर्म और शासन के बीच में वो संबंध बताया है हमें। लेकिन पालघर की घटना कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सत्ता के मद में चूर हो जाने के बाद कैसे शासक वर्ग धर्म का ही नाश करने में लगा हुआ है। तो इसी क्रम में आज हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा श्री सूर्यकांत केलकर जी का, और श्री अखिलेश सर कार्यक्रम को आगे करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। वस्तुतः केलकर सर का आज पाठ्य भारत बांग्लादेश घुसपैठ के प्रश्न पर है। पालघर के संत हत्या पर सर का बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, एक बड़ा प्रतिरोध हुआ था। वह चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो गया होगा तो आप उस पर आकर्षित हो गए हैं। यह राष्ट्रीय मीडिया का विषय बना था, राष्ट्रीय मीडिया का विषय बना था। भारत रक्षा मंच ने पालघर प्रकरण को पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रतिरोध किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। अब मैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर भारत और बांग्लादेश के घुसपैठ के प्रश्न पर और उसमें योगी सरकार का किस तरह सुशासन का योगदान रहेगा, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आज के पाठ्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमान सूर्यकांत केलकर गुरु जी को। सर समादर के साथ आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं सूर्यकांत केलकर, भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। मेरी आवाज आप सब लोगों को सुनाई आ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक ढंग से सुनाई दे। ठीक। भारत रक्षा मंच बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या को लेकर ही आरंभ हुआ। 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट। उस सेमिनार में जो हमने गीत चुना अपने आगे के अभियान के लिए, उस गीत की 2 कड़ियां मैं आपको सुनाता हूं। सत्र आरंभ हो रहा है तो गीत से आरंभ होना अच्छा है। वो गीत ये है, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्र भक्ति की मिसाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। राष्ट्रभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे, शत्रु की चुनौतियां रोज सिर उठा रही, खौफनाक बदलियां देश पर है छा रही। धन जमीन बेटियां हमसे छीनी जा रही, धन जमीन बेटियां हमसे छीनी जा रही। बेईमान शत्रु के घमंड को उतार दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। छिप के वार कर रहा वो पाक बेईमान है, भेज रहा जो यहाँ विध्वंस का सामान है। ले रहा निर्दोष देशवासियों की जान है, ले रहा निर्दोष देशवासियों की जान है। रंगा सियार शत्रु है ये खींच उसकी खाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्र भक्ति की मिसाल दो, शत्रु के घुसपैठियों को देश से निकाल दो। वही सपूत भेंट में जो हर खुशी चढ़ा सके, जिंदगी वही है जो वतन के काम आ सके। देशभक्त है वही जो शत्रु को भगा सके, चालबाज शत्रु की उलट हर एक चाल दो। नव राष्ट्रभक्त जागो रे, देशभक्त जागो रे। इस गीत के साथ
27 जून 2010 को वो सेमिनार आरंभ हुआ था, बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट। उस सेमिनार में सारी बातें सामने आई कि बांग्लादेशी घुसपैठ ये कब से चालू है, भारत के लोग कहीं जानते नहीं होंगे। 1939 में विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था प्रांतों में, और उस समय गोपीनाथ बारडोली की जो आसाम में कांग्रेस की सरकार थी वो गई और उसके जगह सादुल्ला खान, मुस्लिम लीग के व्यक्ति की सरकार वहां पर। सादुल्ला खान ने वहां ग्रो मोर फूड नाम से एक अभियान चलाया और उसके द्वारा आसाम के ग्वालपाड़ा इत्यादि जिलों में बड़ी मात्रा में मुसलमानों को लाकर बांग्लादेश जो अब है वहां से मुसलमानों को ला करके बसाया। उस समय के आसाम के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि ये ग्रो मोर फूड अभियान नहीं है, ये ग्रो मोर मुस्लिम अभियान चल रहा है। इस बात से तुरंत सावधान होकर सबसे पहले इस विषय पर बोलने वाले स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर थे और उन्होंने कहा कि इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और उधर मुस्लिम बहुमत बनाने का जो प्रयत्न है उसे विफल करना चाहिए। किंतु उनकी इस चेतावनी को ध्यान नहीं दिया, देश का विभाजन हो गया। उस समय भी जिन्ना ने कहा था कि एक चांदी की तश्तरी में हम आसाम वापस प्राप्त कर लेंगे, और फिर देश में घुसपैठ बराबर जारी रही। घुसपैठ का कारण ये था कि लगभग 240 किलोमीटर सीमा हमारी खुली पड़ी हुई थी, कोई रोक टोक नहीं थी, लोगों का आना जाना चलता था। प्रतिदिन हजारों बांग्लादेशी भारत की सीमा में आ जाते थे, काम धंधा करते थे, वापस भी जाते थे, किंतु प्रतिदिन भारत में रुकने वालों की संख्या लगभग 5 से 10 हजार रहती थी। इसी पे से अंदाज लगा करके बोला जाता रहा, अलग अलग आंकड़े दिए जाते। किसी ने कहा 3 करोड़ बांग्लादेशी है, किसी ने 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आए हुए, इत्यादि बातें कही। अब ये एक 3 करोड़ बांग्लादेशी भी अगर कहे जाएं तो इसका अर्थ हम समझते हैं क्या? 3 करोड़ जनसंख्या है पंजाब की, 3 करोड़ से कम जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। अगर 3 करोड़ भी बांग्लादेशी भारत में आए हैं तो ये कोई हवा में तो लटके खड़े नहीं है, ये जमीन पर खड़े। 3 करोड़ लोगों को रहने के लिए पंजाब बराबर जमीन लगती है, छत्तीसगढ़ से ज्यादा जमीन लग जाती है। ये 3 करोड़ लोगों ने बिना लड़े, बिना खून का कतरा बहाए हिंदुस्तान की पंजाब राज्य के बराबर जमीन अपने कब्जे में ले ली है। ये खतरा लोगों को दिखाई ही नहीं देता है, किंतु ये सारी चर्चा उस सेमिनार में आई। सेमिनार में ये भी बात ध्यान में आई कि जितने आते हैं ये बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग, उनमें से कोई सीए नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, और ये सब जो आ रहे हैं ये देश में गरीबी बढ़ा रहे हैं, झुग्गियां बढ़ा रहे हैं, गंदी बस्तियां बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के गरीब लोगों का रोजगार छीन पे डाका डाल रहे हैं। एक तरह सस्ती मजदूरी इनकी मिल जाती है तो हमारे मजदूरों को काम नहीं मिलता है, ये सब। और इसके द्वारा जनसंख्या बढ़ाने का अभियान चालू थे। ये वहां ध्यान में आया कि ये भी लोग जो आ रहे हैं ये सहज रूप से नहीं आ रहे हैं, इनको प्रयत्न पूर्वक वहां से भेजा जा रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है। जमायते इस्लाम वहां से जो गरीब मुसलमान है उसकी गरीबी का लाभ लेकर उसे उकसा रही है कि यहाँ क्यों गरीबी में मर रहे हो, जाओ हिंदुस्तान। वो कहता है कि मेरा तो वहां कोई परिचय नहीं है, मैं वहां जाकर कैसे करूंगा, हम व्यवस्था करेंगे। और जमायते इस्लाम उनकी व्यवस्था करता है, आतंकवादी संगठन उनकी व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था कैसी, हिंदुस्तान में वो व्यवस्था कैसे करते हैं? तो हिंदुस्तान में खास करके आसाम बंगाल की ओर जितने राजनीतिक दल हैं ये सब उनके सहयोगी बने वोट की लालच में। भारत रक्षा मंच ने एक नारा दिया था उस सेमिनार में कि घुसपैठ कराई वोट के खातिर, सेक्युलरी गद्दार पुराने शातिर।
ये सेक्युलरी गद्दार हैं, पुराने शातिरे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा उस समय उधर नहीं थी ताकत में, इसलिए उसमें ये गड़बड़ नहीं आई। किंतु बाकी जितनी तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई हो, सीपीएम हो, आरजेडी हो, एनसीपी महाराष्ट्र वाली वो हो, सब ने इन लोगों को लाकर बचाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। इनके राशन कार्ड बनाना ये मुख्यतः इन सेक्युलरी गद्दारों के द्वारा होता था। वहां का ठेकेदार भारत के ठेकेदार को सूचना करता था कि इतने लोग हम भेज रहे हैं। वो वहां से आते थे इधर सीमा के पास, कहीं अगरतला में, कहीं कलकत्ता में, कहीं अन्य ऐसी जगह उनके मस्जिद में रुकने की व्यवस्था की जाती थी, खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। 15-20 दिन वहां रहने के बाद उनके राशन कार्ड इत्यादि बना दिए जाते। आप देखते हैं कि आपका भाई अगर गांव से आपके यहाँ आ जाए तो आप अपने भाई का नाम राशन कार्ड में जुड़वा नहीं सकते हो 2-2, 4-4 महीने तक। किंतु बाहर से आए हुए बांग्लादेशी का राशन कार्ड सेक्युलरी गद्दारों के कारण बहुत जल्दी बन जाता था। 15-20 दिन में राशन कार्ड बना कि फिर आगे पहुंचाई जाती थी बात, आगे बताया जाता था कौन दर्जी है, कौन मोची का काम कर सकता है, और वैसे फिर लोगों को भेजा जाता था। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ है, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे टीकमगढ़ कहाँ है। आप लोग मुंबई जानते होंगे किंतु मीरा रोड नहीं जानते होंगे। ये सब उनके एंट्री पॉइंट्स बने। मुंबई में मीरा रोड उनका एंट्री पॉइंट है, जहां से मुंबई में वो आते हैं और पहले मीरा रोड पहुंचेंगे, वहां से सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। ये सब चला, सब प्रकार के धंधे में वो लगे। कई सेक्युलरी नेता, मैंने जो कहा ना, उदाहरण के लिए अगर कहूं तो कलमाड़ी एनसीपी के नेता थे और राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए। 10,000 बांग्लादेशियों को स्टेडियम निर्माण के नाम पर दिल्ली में लाकर बसाया, गए नहीं वापस वो स्टेडियम निर्माण के बाद। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम नरसिम्हा राव के समय रेल मंत्री थे, उन्होंने कर्नाटक में अपने चुनाव क्षेत्र में ले जाकर के हजारों बांग्लादेशियों को बसाया कि मेरा वोट बैंक तैयार हो गया। ये सब धंधे चलते रहे। और ममता जी और ये लोग तो कुछ कहना ही नहीं है, आज भी उनके समर्थन में खुलकर खड़े हैं। तो ये जब भारत रक्षा मंच ने ये तय किया कि इनके कारण देश में गरीबी बढ़ रही है, बिजली की चोरी होती है, पानी की चोरी होती है, आपस में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है, अपराधों में वृद्धि होती है, और कुल मिलाकर संकट तो देश में एक अलग राज्य बनने का है, मुस्लिम राज्य। या तो बृहत्तर बांग्लादेश बनेगा या एक अलग मुस्लिम राज्य बनेगा। शायद इधर लोगों को पता भी नहीं चला, किंतु उन्होंने ये भी मांग उठाई थी कि हमें एक मियां लैंड बना के दो। बंगाल के मुस्लिम जिले और आसाम के मुस्लिम बहुल जिले। आसाम में 1901 में मुस्लिम जनसंख्या 1% थी, किंतु 2011 की जनगणना में वहां की जनसंख्या 35% है, 35%। 10 जिलों में मुस्लिम बहुल हो गए हैं असम। अब ये सब जो चल रहा था, वहां कई उधर के समाचार इधर मिल नहीं पाते। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें मियां लैंड दो, और मियां लैंड का एक ड्रेस कोड भी जाहिर किया था कि लुंगी टोपी हमारा ड्रेस कोड रहेगा। इतनी हिम्मत यहाँ हुई उनकी, किंतु ये सब चला। इसके विरुद्ध अभियान भी चला भारत रक्षा मंच का। बहुत सफलता हमें मिल रही थी, ऐसा नहीं है। लोग हमारे ऊपर हंसते थे कि कौन सा काम आप लोगों ने हाथ में लिया है। ये सरकार जब उनके मदद के लिए खड़ी है, बंगाल की सरकार, आसाम की सरकार, आप क्या कर लोगे? करोड़ों लोग आए हैं, ऐसा सारा था। हम किंतु जिद के साथ इस काम में लगे रहे। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने कृपा की और नई सरकार आई। हम पहले मनमोहन सिंह के पास भी, मनमोहन सिंह जी की सरकार के पास भी कई बार गए। उनका साफ कहना था कि हम लोगों में भेद नहीं कर सकते। बांग्लादेश से जो आए, हिंदू हो मुसलमान हो, निकालेंगे तो दोनों को निकालेंगे, नहीं तो दोनों को रखेंगे। यानी बांग्लादेश से दोनों लोग आए हैं, हिंदू मुसलमान, यानी गैर मुसलमान भी आए, मुसलमान भी आए। किंतु मुसलमान जो आए हैं वो
या तो काम धंधा करने आए या बदमाशी का काम करने के लिए आए। और वहां का जो गैर मुसलमान आया है वो आया है वहां की इस्लामी हुकूमत बनने के बाद वहां अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार होते हैं उनके कारण आया है। भगवान की कृपा से ये बातें सॉल्व हुई है। पहली बात तो जो रोजाना की घुसपैठ थी, निरंतर चलने वाली घुसपैठ थी, वो मोदी जी ने बांग्लादेश में जाकर शेख हसीना के साथ बात करके शेख मुजीब ने जो इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था बांग्लादेश बनने के बाद, बांग्लादेश बनते वक्त, उस समझौते का क्रियान्वयन किया। अब देखिए 1971 में बांग्लादेश बना तब वो समझौता हुआ, उसके अनुसार बाउंड्री निश्चित हो जानी थी, किंतु बाउंड्री जानबूझकर निश्चित नहीं की गई ताकि जो घुसपैठ हो रही है ये हमारे लिए लाभ की है। एक कांग्रेस के आसाम के अध्यक्ष थे, आसाम के व्यक्ति थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बरुआ जी। वो कहते थे कि जब तक आसाम में अली और कुली आ रहे हैं, अली का मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम और कुली का मतलब बिहार से चाय बागान में आने वाला कुली यानी मजदूर, जब तक ये दोनों आ रहे हैं तब तक आसाम में कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है। ये उनके शब्द हैं, इससे साफ जाहिर है। किंतु आसाम में बराबर इनका आना जारी रहा। बांग्लादेश की एक प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया, वो कहती थी कि बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ या गैर मुसलमानों के साथ हो रहा है उसका हमें रंज है, किंतु हम इन गैर मुस्लिमों को पूछना चाहते हैं कि जब बांग्लादेश ने स्वयं को मुस्लिम स्टेट घोषित किया है तो आप फटाफट मुसलमान क्यों नहीं बन रहे हो। ये एक प्रधानमंत्री का बयान है, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री वगैरह इसके ऊपर कोई चिंता या इसके ऊपर कोई कार्य नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में हिंदू भी वहां से अपना जान बचाने के लिए, हिंदू ही नहीं, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी जो वहां का अल्पसंख्यक है वो भाग के आया है। हमारा ये कहना था, किंतु मनमोहन सिंह जी और अन्य लोगों का ये कहना रहता था, सेक्युलरी बदमाशों का, कि नहीं हम तो या तो दोनों को भगाएंगे या दोनों को रखेंगे, मुल्क का कुछ करना ही नहीं चाहते। नई सरकार आई, नई सरकार ने पहली बात तो ये की कि वो समझौते का क्रियान्वयन किया। उस क्रियान्वयन में कांग्रेस के समय का वो समझौता है, उसके अनुसार भारत की लगभग 10,000 एकड़ जमीन हमने ज्यादा दी है। 101 गांव भारत के सीमा सीधी करने में भारत के अंदर आए हुए उनके 51 गांव हमें मिले हैं और 101 गांव उनको प्राप्त हुए। एक तरह से हमें 10,000 एकड़ जमीन का नुकसान हुआ और एक 50-60 हजार जनसंख्या उनकी हमें ज्यादा और मिली। किंतु कुल मिलाकर वो समझौता हुआ। हमने सुषमा स्वराज उस समय विदेश मंत्री थी जब ये समझौता मोदी जी ने क्रियान्वित किया। हमने उनको पूछा कि भाई आपने कुछ तो विरोध करना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं, फिर वो माहौल बिगड़ जाता सारा समझौते की, और कहे कि ये तो कांग्रेस ने किया हुआ समझौता है, हमें उसे जल्दी, हमारा भी आग्रह ये था कि ये जल्दी हो। उसके अनुसार बाद में सरकार ने तुरंत सारी सीमा पर तारबंदी की, सीमा सड़कें बनाई, लगभग हर जगह निगरानी चौकियां बना दी, लेजर कैमरे लगाए, फ्लड लाइट्स लगाए, और जो घुसपैठ हजारों की संख्या में होती थी उसको बड़ी मात्रा में नियंत्रित कर दिया, या यूं कह सकते हैं लगभग पूरी तरह नियंत्रित किया। उसके कारण तस्करी बंद हो गई। हमारे यहाँ से वहां गायों की तस्करी होती थी। ये जैसे सीमा पर तारबंदी हुई, बांग्लादेश के 4 गायों के कत्ल खाने बंद हुए, ऐसा वहां का समाचार था उनके अखबारों में। यहां से पीडीएस का सामान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, यानी गरीबों को कम मूल्य पर जो अनाज दिया जाता है वह, उस सिस्टम से दिया जाने वाले अनाज का 50% बांग्लादेश को तस्करी से चला जाता था।
समुद्री मार्ग से भी और भूमि मार्ग से। यह भी बंद हुआ, कम से कम भूमि मार्ग से तो हुआ ही बंद। और वहां से बांग्लादेश से भारत में नकली नोट आते थे। हाँ, एक बात यह भी हुई, सीमाबंदी के साथ साथ बांग्लादेश में जो आतंकवादियों के अड्डे थे वो भी प्रभावहीन हो गए। और वैसे ही वहां से जो भारत में नकली नोट, अवैध हथियार और औरतें ये तस्करी से यहाँ आती थी, ये भी सारा बंद। पहला काम मोदी सरकार के द्वारा ये हुआ जो हम पीछे लगे थे, और उसका परिणाम ये आ गया कि मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा काम ये कर दिया कि नई घुसपैठ होना बंद हुआ। किंतु अंदर आए हुए लोगों का क्या? तो उसके मामले में सरकार ने CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया। अर्थ बहुत स्पष्ट है, नागरिकता जोड़ने का अधिनियम। किनको को नागरिकता दी सरकार ने? सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद वहां के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ये 6 प्रकार के लोग अल्पसंख्यक हैं। इनके ऊपर धर्म के कारण अत्याचार है। सरकार ने, ये भारत की पहली सरकार है जिसने बहुत ही हिम्मत के साथ हमारे देश में एक परिपाटी चलाई है कि मुसलमान का नाम नहीं लेना भाई खुले। और मुसलमान कितना भी अपराध करे, विशेष वर्ग के लोग, कुछ ऐसे लोग, ऐसा करके कुछ छिपा करके बोलना, इससे मुसलमानों के जो गलत काम है, जो गुंडागिरी है, बदमाशी, उसके ऊपर एक तरह से चादर डालने का काम चलता है। इसमें से मुसलमान बेशरम बनता जा रहा है। किंतु यह पहली सरकार थी जिसने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी कहने के साथ साथ यह भी कहा कि संक्षिप्त में गैर मुस्लिम जो है उनको हम, जो 2014 तक आ गए हैं भारत में, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं CAA के द्वारा। यह सरकार ने बिल पारित किया और उसके अनुसार बाद में अभी उसमें भी कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, किंतु CAA पारित किया। लोगों को, वहां से आए हुए लोगों को भारत में नागरिकता सरकार ने, किसी की नागरिकता निकाली नहीं है। देश में शाहीन बाग के कार्यक्रम चालू हुए। ये शाहीन बाग के कार्यक्रम भी मोदी सरकार ने 3 तलाक के मामले में जो बिल पारित किया, उसके कारण मुस्लिम महिलाओं में जो खुशी थी और मुस्लिम महिलाएं जो मोदी के समर्थन में आने लग गई थी, इसलिए जानबूझकर पूरे देश में शाहीन बाग जैसे धरने दिए गए और जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बिठाया गया और उनके सामने प्रतिदिन मोदी सरकार को, भारत सरकार को, अन्य लोगों को गालियां देते रहे, जिससे मुस्लिम महिलाएं मोदी जी से दूर हो जाएं। ये उनका प्रयत्न रहा और काफी मात्रा में यूं कह सकते हैं कि उनको सफलता भी मिली है। खैर, किंतु CAA के द्वारा सरकार ने आए हुए लोगों में ये जो काम, जो विभेद करने को सेक्युलरी बदमाश तैयार नहीं हो रहे थे, वो सरकार ने स्वीकारा, हमारी बात को स्वीकारा और उसके अनुसार इन लोगों को अपने देश की नागरिकता दी। वैसे ही जो मुसलमान है उनके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाए। वास्तव में ये NRC का काम पहले भी एक बार हुआ था 1950 में। नेहरू जी का उस समय मंत्रिमंडल था। नेहरू जी को जैसा पता चला कि आसाम का मुख्यमंत्री ये कर रहा है, कुछ मुसलमानों ने शिकायत की, नेहरू जी ने उस मुख्यमंत्री को हटाया और जो 1950 में काम हुआ था NRC का, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का, उसको रोक दिया और उसे एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया। किंतु सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के कारण यह काम पुनः हुआ। आसाम में सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने काफी रोड़े अटकाए।
सहयोग करने के बजाय एक बार तो उन्होंने अपने सारे सरकारी कर्मचारियों को वापस बुला लिया था कि अपने डिपार्टमेंट में काम, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह पूर्वक आसाम सरकार को डांट कर वो काम पूरा किया। जैसा भी है उसमें भी कई कमियां रही, किंतु 1971 को आधार मानते हुए, क्योंकि शेख मुजीब ने इंदिरा जी को कहा था कि 1971 के पहले जो लोग आए वो पाकिस्तान से आए हुए, तो 1971 के बाद अगर कोई लोग आते हैं तो वो बांग्लादेश के होंगे, उनको बांग्लादेश लेगा। अगर पहले के लोग हैं तो उनको आप पाकिस्तान से बात करो वापस लेने की। तो 1971 को बेस ईयर मानते हुए आसाम में बहुत बड़ा व्यापक एक सर्वे हुआ, कह लो, डाटा कलेक्ट किया गया, और उसके अनुसार 1970 के आधार पर आपको भारतीयता अपनी सिद्ध करनी होगी 1970 के आधार पर। यानी 1970 के पहले आप या आपके पिताजी या आपके संबंधी भारत में थे, यह हर एक नागरिक को सिद्ध करना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना होगा, और साथ में एप्लीकेशन। बड़ा व्यापक हुआ जी ये काम, यानी वर्ष लग गया लगभग इस, किंतु ये हुआ। आप अगर कहोगे कि 1990 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, नहीं चलेगा ये। 1970 के पहले के जो चुनाव हुए उनमें मतदाता सूची में कहीं आपका, आपके पिताजी का या दादाजी का नाम है, वो बताओ तो मान लेंगे कि हाँ आप भारत के नागरिक। किंतु 1970 के पहले के चाहिए, 1971 के पहले के चाहिए, 70 नहीं 1971 के पहले, जो भी प्रमाण दो। किसी ने कहा मेरा आधार कार्ड बनाए, नहीं आधार कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड 1971 के पहले नहीं था। आप अगर आपके ऊपर एफआईआर भी है आपके पिताजी के ऊपर 1971 के पहले, तो वो भी सरकारी डॉक्यूमेंट होने के कारण वो मान्य होगा। आपने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया है तो उसकी भी पर्ची हो तो वो दे दो। ऐसा सारा करके बेसिक ये कर दिया कि 1971 को बेस ईयर मानते हुए, उसके पहले के वास्तव में कई चुनाव हो गए थे जिन लोगों को, अरे भाई भारत आजाद होने के बाद भी 1951 में चुनाव हुआ, 1956 में हुआ होगा, 57 में, 62 में हुआ, 67 में हुआ। इतने चुनाव होने के बाद भी जिन्होंने अपना नाम अगर नहीं लिखा है वोटर लिस्ट में, तो वो नागरिकता लेना ही नहीं चाहते हैं, कहना चाहिए। फिर ये तो मैंने विधानसभा लोकसभा के गिनाए होंगे, किंतु पंचायतों के हुए वगैरह सब। अगर आपका नाम 1971 के पहले की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको 1971 के पहले आप भारत में है इसके प्रमाण देने होंगे, और इसके आधार पर एक वर्ष पूरा लग गया। जो प्रमाण आए थे उनको जांच, उसमें भी गड़बड़े हैं, अभी वो विषय नहीं है, किंतु लगभग 10 लाख लोगों को सरकार ने चिन्हित किया कि ये बांग्लादेशी हैं, जो अपना कुछ भी प्रमाण नहीं बता सकते। फैमिली ट्री भी मांगी गई कई जगह। विषय थोड़ा पुराना हो रहा है, और विषय में से मुख्य बात, जैसे ये सब चालू हुआ, सीमा पर तारबंदी चालू हुई, वैसे कई लोग भागे वापस। एक बात ये भी है कि इस बीच बांग्लादेश ने भी अपनी आर्थिक हालत संभाली, सुधारी। इस कारण भी जो लोग भारत में आए थे उनमें से लोग भागे। जैसे जैसे सरकार आग्रह पूर्वक इस विषय के पीछे लगी, सीएए हुआ, एनआरसी हुआ, तो कई लोग कि वापस अपन बांग्लादेश नहीं जा सकेंगे, इस डर से भी भागे। तो ये कुछ बातें हुई है। सीएए के कारण बांग्लादेश से अपनी जान, माल, इज्जत, परिवार और धर्म बचाने के लिए जो भारत में आए, ऐसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी यानी नॉन मुस्लिम्स को भारत सरकार ने भारत की नागरिकता प्रदान की है। एनआरसी के द्वारा लोगों की पहचान की है, और वो पहचान होने से उनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, डिलीट होंगे। तो डिलीट ये दो बातें हुई है। डिपोर्ट का जो विषय है उसके बारे में अभी बात है। हम मिले हैं इस संबंध में, पहले राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले,
सामान्यतः सर हमारी भारत रक्षा मंच इस विषय पर अब दो मांग लिए हुई। एक मांग तो हमारी ये है कि एनआरसी का काम ये देश के सभी राज्यों में किया जाए। हमने नारा दिया है, एनआरसी से घुसपैठी पहचान सभी राज्यों में होएगा। एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान। एनआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान, और एनआरसी से घुसपैठी पहचान सभी राज्यों में होएगा, यह हमारी मांग है। सरकार ने हमें कहा है कि ये करेंगे। हम भी मानते हैं कि सरकार वास्तव में ईमानदार है। उस जैसे समय मिलेगा, उनके सामने कई समस्याएं हैं, किंतु ये होगा देश में। दूसरी बात हमने ये कही है कि कई लोग बड़ा ये बताते हैं कि नहीं, भारत ऐसा देश है, भारत की संस्कृति ऐसी है कि जो लोग गरीब है उसकी मदद करना, उसका साथ देना, ये हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है। अब जो गरीब आए हैं उनको ऐसे कैसे भगा दोगे? हमारा उस संबंध में कहना ये कि जो वास्तव में काम धंधा करने आए उनके लिए सरकार एक कानून, पहले तो घुसपैठ विरोधी कानून बनाए और उस कानून में ये व्यवस्था करे कि जो यहाँ काम धंधा करने आए हैं वो चोरी छिप के आए हैं। तो कहीं भी अगर दूसरे देश में कोई व्यक्ति काम धंधा करने जाता है, आप सब लोग जानते हो आजकल बहुत लोग बाहर, कोई सऊदी अरब जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई इंग्लैंड अमेरिका जाता है, काम धंधा करने जाता है तो उससे वर्क परमिट लेना पड़ता है। सरकार ये कहे अपना कानून बनाते हुए कि जो लोग भी यहाँ काम धंधा करना चाहते हैं, यहाँ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो वो वर्क परमिट ले, ताकि वो कानून के दायरे में आ जाए। अभी चोरी छिपे आए हैं, अभी फॉरेनर्स एक्ट उन पे लगता है। एक और कानून सरकार ने, यानी राजीव गांधी के समय बना था, इलीगल माइग्रेंट्स, IMDT एक्ट बोलते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स, बदमाशी पूर्ण कानून। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को 2004-5 में 2005 और 2006 में निरस्त किया। 2005 में निरस्त किया, यह कहते हुए कि यह कानून बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के नाम पर बनाया गया है, किंतु वास्तव में यह कानून इसलिए बनाया गया है कि उनको निकालने में ज्यादा से ज्यादा रोड़े कैसे अटकाए जाए, कैसे रोड़े बिछाए जाए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में वो कानून समाप्त किया और 2006 में जितने ट्रिब्यूनल्स इसके लिए बने थे वो भी सारे समाप्त किए। यह काम सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कोर्ट में लड़ करके किया है। तो कानून की किंतु फिर भी आवश्यकता है। फॉरेनर्स एक्ट ये कोई, या पासपोर्ट एक्ट, ये कोई इसका हल नहीं है। तो सरकार एक कानून बनाए जिसके द्वारा सरकार ये कहे कि जो भारत में हैं और जो यहाँ काम धंधा करना चाहते हैं, तो वो पास के पुलिस थाने में जाकर अपना सब बायोडाटा वगैरह दें और वहां से उनको वर्क परमिट मिल जाएगा और वर्क परमिट लेकर वो अपना काम धंधा करे, जिससे वो सब लोग कानून के दायरे में आ जाए। और सरकार ये भी एक कहे कि 4 महीने में अगर आप ले लें, 4 महीने बाद जांच करेंगे। जिनके पास एनआरसी के द्वारा नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो चोरी छिपे आए, बदमाशी से आए और वो नागरिक भी नहीं है यहाँ के और वो वर्क परमिट भी लिए हुए नहीं है, तो वो यहाँ गलत इंटेंशन के साथ आए, इसलिए उनको कठोर दंड दिया जाएगा, यह भी कहें। और भी कई बातें हमने कही है कानून के मामले में कि जो इसमें मदद करेगा उसको सरकार पुरस्कार दे वगैरह, अन्य भी कई ऐसी बातें हैं। किंतु मोटे तौर पर एक कानून इसके बारे में बने। और दूसरी बात मैंने जैसे बताई कि एनआरसी का काम देश के सभी राज्यों में, तो इसके साथ ये समस्या लगभग पूर्णतः हल होगी, ऐसा हम मानते हैं। और एक बात ये जरूर है कि ये सब इतना हुआ, किंतु भारत में पिछले 70 वर्ष में
मोटे तौर पर भारतीयता को ही कमजोर करने के प्रयत्न चले हैं, सरकारी तौर पर, सरकारी स्तर पे भी। और इसलिए ये सब होने के बावजूद सामान्य भारतीय व्यक्ति को इससे कोई न बड़ी खुशी है न कोई दुख है। उसको ये कश्मीर कैंसर बन गया था, कश्मीर का सवाल हल किया, फिर भी सामान्य व्यक्ति को इसके मामले में कुछ लगता नहीं, क्योंकि देश का 80% समुदाय ऐसा बना है कि जिसको देश के लिए कुछ किया हुआ है तो इसमें कुछ उसे खास लगता नहीं। आप देखते ही होंगे कि अपराधी सिद्ध हुए लोग, वो लालू प्रसाद हो या अन्य लोग हो, वो अपराध सिद्ध है उनके ऊपर, जेल में है, फिर भी ऐसे लोगों को लोग वोट देते हैं। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का जेल में है, कुख्यात गुंडा है, फिर भी उसे लोग वोट देते हैं, क्योंकि हमारे देश में पिछले 70 वर्षों में देशभक्ति को ही कमजोर करने के प्रयत्न हुए। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि 4 बार जो पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर और 1 बार चीन ने हमला किया, इसके जो नुकसान वगैरह है वो है, नुकसान तो क्या भारत जीता है, किंतु आप देखते ही हैं कि हमारे नेता कितने कैसे रहे। एक भी 4 बार पाकिस्तान ने हमले किए, एक बार भी हमने उनसे युद्ध की क्षति नहीं मांगी, युद्ध की क्षति हम उनसे वसूल नहीं कर सकते। सैनिक अपने विश्व विजेता गद्दारी करते हैं, यह हमारे यहाँ चला है। तो 70 वर्षों में यह हुआ है, किंतु इन आक्रमणों के कारण जनता में समय समय पर देशभक्ति का भाव जगा, और आज भी देशभक्ति का भाव लोगों में है, और इसी कारण ये सारी बातें हुई। लोगों ने एक अच्छी सरकार चुनी, और वो सरकार, भगवान की कृपा भी मैं मानता हूं कि वो सरकार काम कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के संबंध में अगर कहना है तो अभी ये हमारी 2 बातें अभी बची है जो सरकार ने स्वीकार की है। एनआरसी का काम सभी राज्यों में होना चाहिए, एनआरसी का बढ़िया काम सभी राज्यों में होएगा, और दूसरा घुसपैठ विरोधी एक व्यवस्थित कानून बने जिसके द्वारा जो यहाँ काम धंधा करना चाहते हैं वो वर्क परमिट प्राप्त करें, ये हमारी मांग है। और इसके लिए भारत रक्षा मंच लगा है। अब भारत रक्षा मंच, ये बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद अब भारत रक्षा मंच मुख्यतः जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक कानून, इन मुद्दों को लेकर आंदोलनरत है। कोरोना के कारण संगठन में, सभी संगठनों में शिथिलता आई। हमारे संगठन की शिथिलता दूर करने के लिए भारत रक्षा मंच का अखिल भारतीय अधिवेशन 23, 24, 25 सितंबर को नागपुर में रेशम बाग मैदान पर होने वाला है। आप लोग जो सुन रहे हैं और जिनको इस कार्य में रुचि है वो अधिवेशन में भी आ सकते हैं। 3 दिन का अधिवेशन रहेगा, उसके बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं। भारत रक्षा मंच का किंतु इन 10 वर्षों में काम देश के सभी राज्यों में पहुंचा है, खास करके राजधानी में, यानी बिल्कुल त्रिपुरा में भी है, मिजोरम में है, आपका पांडिचेरी हो, अंडमान हो, ऐसे छोटे छोटे राज्यों तक भी भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ता अब उपस्थित है। ये जरूर है कि थोड़ी ढिलाई आ गई है, किंतु इस अधिवेशन के साथ लोगों में पुनः उत्साह, जोश और सक्रियता निर्माण करने का हमारा प्रयत्न रहेगा। 23, 24, 25 सितंबर को भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन 23, 24, 25 सितंबर को नागपुर में होने वाला है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मैंने बांग्लादेशी घुसपैठ का विषय जो हम लेकर चले थे, जिसके लिए हमारे लोगों ने हंसी भी उड़ाई, लोग तो कहते थे कि आप हारी हुई लड़ाई लड़ने चले हो, किंतु तो भगवान की कृपा से बहुत कुछ मामला सुलझ गया है। इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, ठीक है? अखिलेश जी, मेरी बात समाप्त हुई। आप कुछ बोल रहे हैं?
अखिलेश जी अखिलेश म्यूट है आप, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। अभी भी म्यूट है अखिलेश जी। डॉक्टर अखिलेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं म्यूट है, वो अनम्यूट करना पड़ेगा। मेरी बात मैंने समाप्त कर दी है। ऋषिकेश सिंह जी आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को शायद। जी सर जी। इस बहुआयामी और बेहद सारपूर्ण वक्तव्य के लिए मैं सूर्यकांत सर का बहुत बहुत आभार लोकपाल मंच की तरफ से जो है व्यक्त करता हूँ। शायद कुछ शायद नेटवर्क की चाहे दिक्कत हो, चाहे लग रहा है या कोई टेक्निकल दिक्कत है, अखिलेश सर शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो सर ने बड़े ही विधिवत पूर्ण ढंग से, बड़े ही सारपूर्ण ढंग से, बड़े ही सहजता और सरलता के साथ तमाम पक्षों को, तमाम मुद्दों को बांग्लादेश घुसपैठ के संबंध में हम लोगों के सामने रखा। और उसके साथ साथ CAA और NRC, जो कि अगर सही तरीके से अगर कहा जाए तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत मेरी सारे आवाज लोग पहुंच रही है? जी जी जी, मेरी आवाज जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, आ रही है सर। वो वही से कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, अभी अनम्यूट किया है। सर जी सर, के जी इस विशेष पाठ्य के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। सूर्यकांत केलकर सर ने जिस प्रकार की हमारी एक अभिनव दृष्टि दी है, जिस पर हम लोग सभी अनभिज्ञ थे। बांग्लादेश घुसपैठ का ऐतिहासिक संदर्भ और परिप्रेक्ष्य 1949 में जाता है, और देवकांत बरुआ का अली और कुली का नारा, और भारत वीर सावरकर का पहला उस पर आक्रमण, बौद्धिक प्रहार, इतनी जमायते इस्लामी के घुसपैठ की प्रेरणा, 240 किलोमीटर की खुली सीमा, इन तमाम प्रश्नों पर आपने जो सुसंगत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, समझौते का क्रियान्वयन किस तरह ये कांग्रेस की सरकारें नहीं कर रही थी, और कितना वो असंगत समझौता था शेख मुजीब और पंडित नेहरू का समझौता, और पंडित नेहरू ने किस प्रकार एक साजिश के क्रम में 1950 में NRC को बंद कर दिया, और अंत में उस पर मार पड़ती है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रहार के कारण, निर्देश के कारण यह संभव हो पाया। आपने अपने पाठ्य उद्बोधन का प्रारंभ एक गीत से जो प्रस्तुत की, वो अद्भुत था। भारत माता की, राष्ट्र की आराधना हम करते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। देश की मिट्टी तुझे मैं और क्या दूं, संघ की शाखाओं में प्रायः ऐसे गीत गाए जाते हैं, और इन गीतों से कितना उत्सर्जन होता है। और सबसे बड़ा प्रश्न सर ने जो बताया कि बांग्लादेश के घुसपैठ का कितना सूक्ष्म प्रभाव है, उसे भारत के 80% लोग नहीं समझते। हमारे प्रशासन ने क्या निर्णय लिया है, उससे भारतवासी अनभिज्ञ रहते हैं, और बांग्लादेश का प्रश्न कितना बड़ा प्रश्न है। और सर ने उसे इशारे में कहा कि जब हमारी राष्ट्रभक्ति कमजोर होती है तो हमें ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही कितने अनेक भारत माँ के लाडले, सरस्वती माता के पुत्र, भारत माता के लाडले पुत्र केलकर उत्पन्न होंगे, तब घुसपैठ की यह लड़ाई, राष्ट्र की रक्षा का यह प्रश्न, देश की अस्मिता का प्रश्न लड़ने के लिए ऐसे ही भारत माता के पुत्रों की आवश्यकता है। सर, जब जब भारत रक्षा मंच की आवश्यकता हम लोगों की होगी, यह स्वयंसेवक, हम लोग भी स्वदेशी जागरण मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से स्वयंसेवक हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। आपने हमें बांग्लादेश की जो अभिनव दृष्टि प्रस्तुत की घुसपैठ की,
और घुसपैठ देश की एकता, अखंडता, अस्मिता और किस प्रकार से सूक्ष्म चालों से और किस तरह की छद्म सेकुलर राजनीति ने तथा कथित छद्म धर्मनिरपेक्ष की राजनीति ने हमारा कितना अहित किया है, इन सारे प्रश्नों पर आपने जो सुसंगत तथ्यपरक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वह काफी, मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के बाद भी इस विषय में इतने विधिक प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न, नागरिकता के प्रश्न पर इतनी विशद और सूक्ष्म व्याख्या आपने प्रस्तुत की है कि हम सबको और भारत के लाखों श्रोताओं को एक नई दृष्टि मिली है। और भारत रक्षा मंच के इस स्तुत प्रयास का हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और हमारा प्रयास होगा कि 23, 24 और 25 सितंबर 22 का जो राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होगा उसमें हम लोग सम्मिलित हों और आपके साथ, आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षकत्व में यह अकादमिक मंच जिसमें सभी प्रोफेसर्स हैं, हम आपका सहयोग करेंगे और हम आपको प्रयाग भी आमंत्रित करेंगे कि प्रयाग की वसुंधरा पर भी आप आए। यह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, यहाँ से भी एक वैचारिकी का आप सूत्रपात करिए। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर हर्षमणि सिंह जो अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लोक पहल के स्वयंसेवक हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सर का औपचारिक धन्यवाद लोक पहल की ओर से प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। मैं थोड़ा निकलूंगा। धन्यवाद। जी सर, जी सर। मैं वैसे 18-19 शनिवार रविवार 18-19 जून को काशी में हूँ। धन्यवाद। जी सर, डॉक्टर साहब अपना औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत। मैं लोक पहल के एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारत और जल्दी से अपने वाक्यों को एकदम सजा दीजिए। जी, भारत रक्षा मंच के श्री सूर्यकांत केलकर जी का जो उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ और आज इस लोक पहल के पटल पर जो शरणार्थी और घुसपैठ के बीच में जो एक महीन अंतर है, जिसको कि गत 70 वर्षों में किस तरीके से एक नियोजित घुसपैठ, एक नियोजित हस्तक्षेप के रूप में हमारे सामने हमारी भारतीय राजनीति की एक धुरी के रूप में केंद्रित किया गया, इसका एक पटाक्षेप आज के इस उद्बोधन में हमें प्राप्त हुआ। मैं बिल्कुल डॉक्टर हर्ष जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए हर्ष जी। डॉक्टर हर्ष अपने को अनम्यूट। एनआरसी और सीआरसी की बात आती है तो अक्सर उन लोगों ने अपने आप को उससे अलग कर लिया जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि ये जो तटस्थता है शायद हमें इसमें एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करनी चाहिए। इस उत्प्रेरक में कुछ ऐसे मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है जो कि भारत रक्षा मंच के श्री सूर्यकांत केलकर जी के आज उद्बोधन से हमको प्राप्त हुआ। मैं देखता हूं कि इस उद्बोधन की दिशा हम लोक पहल पर इस उद्देश्य को ही भी समाहित करेंगे कि एक जनसंख्या नीति की आवश्यकता शायद भारत को भी है और एक उत्तर प्रदेश को भी है। तो इस पटल पर इस महत्वपूर्ण विषय पर जो उद्बोधन आज हमें प्राप्त हुआ उसके लिए मैं भारत रक्षा मंच के श्री सूर्यकांत केलकर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं लोक पहल के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर आलोक चौहान जी, डॉक्टर बीके सिंह जी, डॉक्टर पार्थेडकर सर जी, डॉक्टर बीएल आर्या सर जी, मैं जिन्होंने अपनी सम्मिलित होकर इस पटल को उन्होंने सारगर्भित बनाया और इस कार्यक्रम के संयोजन में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का, डॉक्टर ऋषिकेश जी जो इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, उन सबका भी मैं हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ। नेट के संयोजन और पटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री आयुष त्यागी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और एक नए विषय के साथ लोक पहल पर हम फिर बैठेंगे और विचारों का जो एक उत्प्रेरक पुंज है, ये वैचारिक क्रांति रुकनी नहीं है। इस वैचारिक क्रांति को हम बिल्कुल इसी तरीके से जोत जलाते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी।
बहुत बढ़िया, आपने गागर में सागर भर दिया सर। आपने बहुत संक्षेप में, और आपकी बातों को केवल सुनने के लिए केलकर सर रुके थे। आपने बहुत संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अगला धन्यवाद ज्ञापन आप ही करेंगे, उसमें भी पूर्वोत्तर के एक बड़े प्रचारक आएंगे और आप उसके अभी से धन्यवाद के लिए तैयारी रखिएगा। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। आयुष जी का धन्यवाद, डॉक्टर वीके सिंह के प्रति, पूरे लोक पहल के प्रति, श्रोताओं के प्रति। हमारे आयुष जी, थोड़ा तकनीकी दृष्टि से आप देख लीजिएगा, कई चीजें आज हमारा साथ नहीं दे रही थी, तो आयुष। इसी के साथ हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। सभी को नमस्कार, सादर